स्वागत है साथियों। मैं दिलीप कौरव आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट में। रिसोर्स एंड डेवलपमेंट पर यह 5th लेक्चर है। इसके पहले 4 लेक्चर को हम ऑलरेडी स्टडी कर चुके हैं। आज के इस लेक्चर में पढ़ेंगे हम भारतीय मृदाएं, इंडियन सॉइल। देखिए, एक हमारे यहाँ पर इंस्टीट्यूट है जिसका नाम है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, ICAR, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद। इसने भारतीय मृदाओं को वर्गीकृत किया है उनके कलर के आधार पर, उनकी मोटाई के आधार पर, उनकी बनावट के आधार पर, उम्र के आधार पर और जो केमिकल फिजिकल प्रॉपर्टीज़ है उनके आधार पर ICAR ने भारतीय मृदाओं का वर्गीकरण किया है। भारतीय मृदाओं को 8 भागों में बांटा गया है। हमारे इस चैप्टर की NCERT में कुल 6 मृदाओं के बारे में बात हुई है, यानी कि हम पढ़ेंगे केवल 6 मृदा, और एक्चुअल में ICAR ने इंडियन सॉइल को कितने भागों में डिवाइड किया है? 8 पार्ट में, यानी कि 8 तरह की मृदाओं के बारे में बताया ICAR ने। चलिए, तो वो कौन कौन सी 6 तरह की मृदा है जो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं? वो है एक जलोढ़ मृदा, ये काली मृदा, ये लाल और पीली मृदा, ये लैटराइट मृदा, ये रेतीली मृदा है, और ये फॉरेस्ट सॉइल जिसको हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। ये 6 प्रकार की मृदाओं का आज हम अध्ययन करेंगे। इन मृदाओं का अध्ययन करने से पहले हम भारत के आपको उस मानचित्र से परिचय कराना चाहते हैं जिस पर इन मृदाओं को दर्शाया गया है। NCERT में आप देखेंगे तो आपको एक मैप दिखाई देगा, ये इंडियन सॉइल का मेजर सॉइल टाइप्स। यहाँ आपको इंडिकेट कराना चाहते हैं कि ये जो पार्ट है यहाँ से यहाँ तक ये दिख रहा है, ये जो पार्ट है, और ये गया है असम तक, ये जलोढ़ मृदा का पार्ट दिखाया गया है। ये जलोढ़ मृदा का पार्ट है, ठीक है। दूसरा देखें, ये जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन का पठार है, ये वाला जो पार्ट है, ये बताया गया है काली मृदा को, इसमें काली मृदा को बताया गया है। फिर देखते हैं हम इसी से सटा हुआ दक्कन पठार के दक्षिण पूर्व में फैला हुआ ये जो भाग है, ये है लाल और पीली मृदा का, और लैटेराइट मृदा कहीं कहीं पर दिखाई गई है। और ऊपर के भाग में, ये जो ऊपर का भाग है, इसमें ये दिखाया गया है पर्वतीय मृदा को, यहाँ पर पर्वतीय क्षेत्रों में। तो आप इस समय समझ पाएंगे कि मानचित्र में ये जो चीज़ें दर्शाई गई हैं वो मृदा को दर्शाया गया है। तो चलिए हम सबसे पहले पढ़ लेते हैं एल्यूवियल सॉइल, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? जलोढ़ मृदा के नाम से जानते हैं। इसका हिंदी में इसको जलोढ़ मृदा कहते हैं, एल्यूवियल सॉइल। आपको बताओ, एल्यूवियल सॉइल सबसे बड़ा जो एरिया है मृदा के अंतर्गत, वो सबसे बड़ा एरिया एल्यूवियल सॉइल का है। टोटल इंडियन सॉइल का 43% एरिया कवर करती है एल्यूवियल सॉइल, यानी कि सबसे बड़ा मृदा वर्ग है ये। कहें तो पूरा हमारा उत्तरी प्लेन एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। ये जो आप देख रहे थे अभी, ये पार्ट, ये नॉर्दर्न प्लेन है ना, और ये नॉर्दर्न प्लेन पूरी तरह से एल्यूवियल सॉइल से बना हुआ है। एल्यूवियल सॉइल का कुछ पार्ट नीचे सक्रिय गलियारे के रूप में गुजरात तक फैला हुआ है, और एक सक्रिय पट्टी में ही ये असम के ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक ही फैला हुआ है। एक्चुअल में जलोढ़ मृदा का निर्माण 3 प्रमुख नदियों ने किया है, एक जिसका नाम है सिंधु, दूसरे का नाम है गंगा, और तीसरी नदी है ब्रह्मपुत्र। ये जो 3 नदियाँ हैं, ये नदियाँ यहाँ से यहाँ फ्लो होती थी। इन नदियों ने ही इस जलोढ़ मृदा का निर्माण किया है। तो ये पूरा उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, ठीक है। तो ये पॉइंट वाइज मैंने लिखा है, आप लिख सकते हो इजीली कि इसको 43% एरिया कवर करता है एल्यूवियल सॉइल, है ना, और ये पूरे नॉर्दर्न प्लेन को कवर करती है। इट इज़ फाउंड इन द डेल्टाक रीजन ऑफ द महानदी गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी। उत्तरी मैदान के अलावा यदि हम गौर से देखें तो जहाँ पर महानदी का डेल्टा है, ये वाला रीजन,
ये महानदी का डेल्टा है, ये जो है ना वो गोदावरी नदी का डेल्टा है। तो महानदी के, गोदावरी और कृष्णा कावेरी के डेल्टाई क्षेत्रों में भी एल्यूवियल सोइल का विस्तार हुआ है। ठीक है, तो उत्तरी प्लेन के साथ साथ में असम की घाटी और ये महानदी का डेल्टाइक रीजन, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ये जो नदियां हैं वो यहाँ फ्लो होती हैं। अब देखें तो ये महानदी, ये छोटा नागपुर के पठार से यहाँ फ्लो होती है, तो उसका डेल्टा ये रहा। ये यहाँ पर गोदावरी के कृष्णा नदी है और ये कावेरी है। तो ये जो पार्ट है इधर, ये पार्ट पूरा डेल्टाइक रीजन है, इन नदियों के द्वारा बनाए गए डेल्टा है। और ये नदियाँ जब मिट्टी लेकर चलती हैं और जहाँ पर भी इनको डिपॉजिट करती हैं, तो नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी से जलोढ़ मृदा का निर्माण होता है। तो ये जो पार्ट है वो जलोढ़ मृदा से समृद्ध है। तो जलोढ़ मृदा भारत के 2 क्षेत्रों में पाई जाती है। एक तो वह क्षेत्र जो उत्तरी मैदान है, और उत्तरी मैदान में पंजाब, हरियाणा से लेकर असम तक का पार्ट आ जाता है, कुछ गुजरात का पार्ट है यहाँ पर। और दूसरा इसका क्षेत्र है वो है डेल्टाई क्षेत्र, जो महानदी, कृष्णा, गोदावरी एवं कावेरी नदियों के क्षेत्र को कवर करता है। हम वैन मूव इनलैंड टू रिवर वैलीज कंकर नोड्यूल्स अपीयर बिगर इन साइज। देखिए, ये किसी रिवर की वैली है, यहाँ पर रिवर फ्लो हो रही है। ठीक है, यदि हम इसके अपर कोर्स की ओर जाते हैं तो यहाँ पर यदि खुदाई करेंगे तो बड़े बड़े कंकड़ मॉड्यूल मिलते हैं। ज़रा आप इसको यहाँ से समझें। ये रिवर वैली है, ठीक है, और ये रिवर वैली में जो वाटर है वो यहाँ पर फ्लो हो रहा है। लेकिन यदि हम ये ऊपर वाले पोर्शन में जाएं तो यहाँ पर आपको खुदाई करने पर बड़े बड़े कंकड़ मॉड्यूल मिलते हैं इस साइज़ के। ठीक है, यदि हम इस रीजन में खुदाई करें तो यहाँ चिकनी मिट्टी मिलेगी। एल्यूवियल सॉइल के 2 पार्ट हैं। उम्र के आधार पर, एज के आधार पर एल्यूवियल सॉइल को 2 पार्ट में बांटा गया, ओल्ड एल्यूवियल सॉइल और न्यू एल्यूवियल सॉइल। न्यू को खादर कहते हैं और ओल्ड को क्या कहते हैं, भांगर कहते हैं। ज़रा समझने की बात यह है, ये कहने का मतलब है कि नदी घाटी से जब हम ऊपर की ओर जाते हैं तो हमें कंकड़ों के साइज़ बड़े बड़े दिखाई देने लगते हैं, है ना। यदि हम इनकी एल्यूवियल सोइल को उम्र के आधार पर बांटें तो इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, न्यू एल्यूवियल, ओल्ड एल्यूवियल। न्यू एल्यूवियल को क्या कहते हैं, खादर, ओल्ड एल्यूवियल सोइल को कहते हैं भांगर। खादर और भांगर में अंतर क्या है, देखिए एक बार फिर से हम उसी नदी घाटी की ओर चलें। ये वो रीजन है जहाँ पर नदी का जो वाटर है वो फ्लो होता है, और ये नदी की ऊपरी घाटी है, यहाँ नदी का पानी नहीं पहुँच पाता। इस एरिया में, यहाँ से यहाँ तक के एरिया में जब फ्लड आती है, गहराई वाले क्षेत्रों में जब फ्लड आती है तो यहाँ पर नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है, और जहाँ पर नई मिट्टी डिपॉजिट हो जाती है उस एरिया को कहते हैं खादर। ये एरिया कौन सा हो गया, खादर। और यह एरिया जो कि ऊंचाई पर स्थित है, अपर लैंड पर है, यहाँ पर फ्लड रीजन नहीं है, ये यहाँ पर फ्लड नहीं आती है और नई मिट्टी डिपॉजिट नहीं होती है, तो ये एरिया क्या कहलाता है, भांगर। तो भांगर वो एरिया है जहाँ पर फ्लड नहीं आती है, ऊपर ऊंचाई पर स्थित एरिया है। जबकि खादर बाढ़ क्षेत्र वाला वह क्षेत्र है जहाँ पर हर वर्ष नदी द्वारा जब बाढ़ का पानी लाया जाता है तो उसमें उसके साथ में बहुत सी मिट्टी होती है जो उसके किनारों पर डिपॉजिट हो जाती है। तो खादर न्यू एल्यूवियल सॉइल क्यों कह रहे हैं हम, क्योंकि हर वर्ष उस पर जो सॉइल की अपर लेयर है वो चेंज हो जाती है, नई जो लेयर है वो उस पर डिपॉजिट हो जाती है, जबकि भांगर पर कोई लेयर नई डिपॉजिट नहीं होती है। दूसरा अंतर क्या है कि यदि हम खादर को देखें तो खादर की जो सॉइल है उसमें सिल्ट की मात्रा मिल जाएगी। सिल्ट मतलब गाद होती है, यानी कि कीचड़। उसमें क्ले मिल जाएगी जिसमें चिकनी मिट्टी क्ले को कहते हैं, और सैंड, बालू, यानी कि इनकी मात्रा ज़्यादा मिलेगी। किसमें, खादर में। कंकड़ जो होंगे बहुत छोटे छोटे होंगे। यदि हम भांगर की बात करें, भांगर, तो भांगर में कंकड़ का साइड बढ़ जाता है, जो कंकड़ पत्थर होते हैं वो बड़े बड़े हो जाते हैं, ठीक है। और दूसरा सैंड जो है ना, बालू है, सिल्ट है और क्ले है, इनकी जो अमाउंट है वो कम हो जाता है। खादर सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है, भांगर खादर से कम फर्टाइल होती है।
तो क्या बात हो रही थी कि यदि हम एज के आधार पर यदि हम एलुवियल सोइल को विभाजित करें तो दो भागों में बांट सकते हैं, खादर और बांगर में। खादर जिसको हम न्यू एलुवियल सोइल कहते हैं, ओल्ड। तो खादर बांगर की यहाँ डेफिनेशन भी दी है, इट इज़ हायर कंसंट्रेशन ऑफ कंकर मॉड्यूल्स, यानी कि इसमें ज़्यादा मात्रा में कंकड़ होते हैं और ये लेस फर्टाइल होती है, कम उपजाऊ होती है देन खादर, यानी खादर से तुलना करें भांगर की तो भांगर खादर की अपेक्षा कम उपजाऊ होती है। और ये कहाँ पर डेवलप हुई है, इसका विकास कहाँ हुआ, अपर लैंड ऑफ रिवर वैली, नदी घाटी के ऊपरी हिस्से में। तो भांगर मिलती है ऊपरी हिस्से में जहाँ बाढ़ नहीं आ सकती, और खादर कहाँ पर मिलेगी, जहाँ पर बाढ़ आती है हर वर्ष और यह बाढ़ द्वारा नई मिट्टी डिपॉजिट कर दी जाती है। तो इसमें इसलिए इसमें क्या कहते हैं, इट इज़ रिच इन न्यूट्रिएंट्स, इसमें बहुत ज़्यादा पोषक तत्व होते हैं। दूसरा, इसमें जो कंकड़ होते हैं वो फाइन मतलब बहुत महीन होते हैं, छोटे छोटे होते हैं। ये कहाँ पर डेवलप हुई है, ये हुई है बाढ़ वाले क्षेत्रों में, फ्लड रीजन्स में। तो वियर न्यू लेयर ऑफ सॉयल स्प्रेड एवरी ईयर, जहाँ पर एक नई जो परत है मिट्टी की वो हर एक वर्ष फैल जाती है। क्यों हो जाती है, बाढ़ की वजह से। तो आप खादर और भांगर में अंतर समझ पाए होंगे। खादर में बड़े बड़े कंकड़ मॉड्यूल्स होते हैं, भांगर में बड़े बड़े कंकड़ मॉड्यूल्स होते हैं, कम उपजाऊ होती है और ऊपरी हिस्सों में ये इसका विकास हुआ है। वहीं खादर उन क्षेत्रों में विकास हुआ है जहाँ हर वर्ष बाढ़ आती है, इसमें महीन कण होते हैं और कंकड़ की मात्रा इसमें कम होती है। ठीक है, तो ये एज के आधार पर ये था एलुवियल सोइल के दो पार्ट। ठीक है, कहीं यदि हम इंडिया की सभी सॉइलों में कंपैरिजन करें तो एलुवियल सोइल जो जलोढ़ मिट्टी है वो सबसे ज़्यादा उपजाऊ है, क्योंकि इसमें जो प्लांट को ग्रोथ करने के लिए जो न्यूट्रिएंट्स चाहिए, प्लांट वहीं ग्रोथ करते हैं जहाँ पर उनको ज़मीन के अंदर से पर्याप्त मात्रा में जो है ना पोषक तत्व मिले। तो इस एलुवियल सोइल में पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक सभी तरह के पोषक तत्व हैं, जैसे पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड है, ह्यूमस है। ह्यूमस किसे कहते हैं, ह्यूमस जो पेड़ पौधों की जो अवशेष होते हैं, साथ ही छोटे छोटे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, छोटे छोटे जीव होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये इनके अवशेष जो मिट्टी में दब जाते हैं, तो इन्हीं अवशेषों से क्या बनता है, ह्यूमस। और ह्यूमस पौधों की ग्रोथ के लिए आवश्यक होता है। लाइम मतलब होता है चूना। तो इस मिट्टी में सभी तरह के पोषक तत्व अवेलेबल हैं, जैसे कि पोटास है, फॉस्फोरिक एसिड है, ह्यूमस है, लाइम है ना। जब आप आपने देखा होगा खेतों में खाद डाला जाता है, तो खाद क्या है, खाद में यही पोषक तत्व होते हैं जो ज़मीन में जिस पोषक तत्व की कमी है उसको हम खाद के द्वारा पूर्ति करते हैं, जिससे कि हमारे जो पेड़ पौधे हैं उनमें अच्छी वृद्धि देखने को मिलती है। तो एलुवियल सोइल में खाद की मात्रा की ज़रूरत ज़्यादा नहीं पड़ती, क्योंकि अधिकांश जो पोषक तत्व हैं एलुवियल सोइल में पाए जाते हैं। ठीक है, इसमें कौन कौन सी खेती कर सकते हैं, इसमें आप धान कर सकते हो, गेहूं कर सकते हो, गन्ना कर सकते हो, अनाज कर सकते हो और दालें, ये सारी चीज़ें इसमें की जा सकती हैं। तो ये था भाई एलुवियल सोइल का। तो आपको इसका एरिया पता होना चाहिए किस क्षेत्र में है, नॉर्दर्न प्लेन और डेल्टाइक रीजन। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं दूसरी मिट्टी जिसका नाम है काली मृदा। काली मृदा का रंग काला है इसलिए इसको काली मृदा कहते हैं। काली मृदा का एक और नाम है, इसको कहते हैं रेगोर सॉइल। काली मृदा को एक और नाम से जाना जाता है, किस नाम से, रेगोर। तो प्रश्न यदि बनता है कि बताइए रेगोर मृदा किस मिट्टी का उपनाम है, तो रेगोर मृदा काली मृदा का उपनाम है। ठीक है, काली मिट्टी में जो कपास की खेती करने के लिए काली मिट्टी सबसे उत्तम होती है। कपास के लिए ज़रूरी होती है काली मिट्टी। काली मिट्टी में कपास काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाया जाता है, इसलिए इसका नाम ही पड़ गया ब्लैक कॉटन सॉइल, यानी कि काली कपासी मृदा। यदि आपको कपास उगानी है तो आपके सामने यदि ऑप्शन अवेलेबल हो, जलोढ़ मृदा में उगाओगे, काली मिट्टी में उगाओगे, लाल पीली मिट्टी में उगाओगे, तो आपको सबसे पहले चूज़ करना पड़ेगा ब्लैक मिट्टी को, क्योंकि ब्लैक सॉइल सबसे बेस्ट है किसके लिए, कॉटन के लिए। तो इसलिए ब्लैक सॉइल का एक दूसरा नाम और क्या है, काली कपासी मृदा। ठीक है, इसका निर्माण कैसे हुआ है आपको बताएं। जैसे कि ये अर्थ क्रस्ट है, अर्थ क्रस्ट में से जब लावा बाहर निकलता है और लावा बाहर निकलता है तो लावा फैल जाता है, पृथ्वी के ऊपरी परत हिस्से में फैल जाता है। तब जब ये ठंडा हो जाता है तो ये चट्टान बन जाता है। तो लावा जो कि जला हुआ था,
लावा चट्टान का जब विघटन होता है, इसके ऊपर जब पानी की ड्रॉपलेट गिरती है, धूप पड़ती है, तो ये जो लावा चट्टान है वो धीरे धीरे इरोजन होने लगता है, इसका इरोड हो जाती है और बन जाती है इससे ब्लैक सॉइल। तो कह रहा है इट इज़ मेड बाय इरोजन ऑफ लावा रॉक। लावा से बनने वाली जो रॉक होती है उसको बेसाल्ट रॉक कहते हैं। इसका जो ब्लैक सॉइल है इसका फॉर्मेशन होता है लावा से बनने वाली रॉक के इरोजन से, यानी कि उसके अपरदन से। जब उसका अपक्षयन होता है तो मिट्टी, कौन सी मिट्टी बनती है? ब्लैक मिट्टी। तो अब हम मैप की ओर चलें और मैप में देखें कि वह कौन सा क्षेत्र था जहां लावा का प्रसार हुआ था भारत में और काली मृदा का निर्माण हुआ। तो ये वो क्षेत्र है, यहाँ गौर करें आप। तो ये जो क्षेत्र है यहाँ पर ये गुजरात वाला पार्ट आ जाता है, साथ में ही ये वो पार्ट है जिसमें महाराष्ट्र है, पूरी तरह से महाराष्ट्र आ रहा है। ये पार्ट ऊपर का है वो है मालवा का पठार जो कि मध्य प्रदेश में है, ये कर्नाटक का हिस्सा है। और ये दो आपको लाइन दिख रही हैं ड्रॉ, ज़रा आप गौर से देखें तो ये जो दो नलिकाएँ दिख रही हैं ये नदी घाटियाँ हैं, गोदावरी नदी है और एक कृष्णा नदी वैली है। जब लावा शुरुआत में ऊपर की ओर फ्लो हो रहा था तो ये उस ओर फ्लो होगा जहाँ पर ढलान थी, तो नदी घाटियों में ये भर गया। तो दो नदी घाटियाँ थी यहाँ पर, एक गोदावरी एक कृष्णा। तो कृष्णा और गोदावरी नदी घाटी इस लावा से भर गई। बाद में इस लावा से बनी बैसाल्ट चट्टान और इस बैसाल्ट चट्टान का इरोजन हुआ तो बनी काली मिट्टी। तो काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? ये दक्कन ट्रैप, पूरा दक्कन ट्रैप। और दक्कन ट्रैप में भी हम एरिया वाइज डिवाइड करें तो ये है गुजरात का सौराष्ट्र एरिया, गुजरात का जो सौराष्ट्र रीजन, मध्य प्रदेश का मालवा प्लेटो, छत्तीसगढ़ प्लेटो, महाराष्ट्र पूरा और कुछ रीजन कर्नाटका, इसके अलावा गोदावरी और कृष्णा की रिवर वैली, ये सब रीजन हैं ब्लैक सॉइल के। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये ब्लैक सॉइल के रीजन के बारे में जानकारी मिली, सही से समझ आई होगी। ठीक है, तो बताया भी गया है कि मिलता है डेक्कन ट्रैप, तो पूरा जो पोर्शन उसको डेक्कन ट्रैप कहते हैं। मालवा प्लेटो पर मिलता है सौराष्ट्र जो गुजरात में है, महाराष्ट्र है। इसके अलावा सम पार्ट ऑफ कर्नाटका एक्सटेंड इन द वैलीज ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा, कृष्णा और गोदावरी की नदी घाटियों में भी इसका फैलाव है। ब्लैक मिट्टी, काली मृदा की जो सबसे अच्छी विशेषता है वो है कि इसकी नमी धारण करने की क्षमता है ना, द कैपेसिटी ऑफ होल्ड मॉइस्चर। ब्लैक सॉइल की नमी धारण करने की क्षमता काफ़ी अच्छी होती है, ये पानी को अपने अंदर ऑब्जर्व करके रखती है, एब्जॉर्ब करके रखती है। ठीक है ना, गर्मी जब पड़ती है तो इसमें बड़े बड़े क्रैक्स आ जाते हैं, डेवलप डीप क्रैक्स ड्यूरिंग द हॉट वेदर। जब गर्म जलवायु के समय, जब गर्म मौसम होता है तो इसमें क्रैक्स आ जाते हैं और इन क्रैक्स में जो है वायु का वो मिश्रण हो जाता है जिसे हम एयरेशन कहते हैं। देखिए ये आप ब्लैक सॉइल में देखें, ये क्रैक्स दिख रहे हैं आपको। ये क्रैक्स कब पड़ जाते हैं? जब गर्म मौसम होता है, गर्म जलवायु होती है, तब इस ब्लैक सॉइल में क्रैक्स आ जाते हैं और इन क्रैक्स में जो एयर है वो आसानी से इसमें मिक्सचर हो जाती है इन क्रैक्स में। इस प्रोसेस को हम एयरेशन कहते हैं, एयरेशन। ठीक है, तो ब्लैक सॉइल में गर्मी के समय क्या पड़ जाते हैं? क्रैक्स पड़ जाते हैं और जिसमें कि आसानी से एयरेशन हो पाता है। इस एयरेशन की वजह से जब कभी भी ब्लैक सॉइल के ऊपर पानी गिरता है तो ये बिल्कुल स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, यानी कि ये चिपकने लगती है। यदि आप ट्रैक्टर लेकर जाएं तो आप इसको जोत नहीं पाओगे, ये पूरी मिट्टी आपके सीडल से चिपक रह जाएगी, आपके ट्रैक्टर के जो सीडल होता है उससे चिपक जाएगी। तो ब्लैक सॉइल की क्या विशेषता है कि इसमें एयरेशन हो जाता है जब इसमें क्रैक्स होते हैं, और जब इसमें रेनफॉल आता है तो ये बिल्कुल स्टिकी हो जाती है, चिपचिपी हो जाती है, इसलिए इसको उसके तुरंत बाद जोत पाना मुश्किल होता है। कह रहे हैं स्टिकी व्हेन वेट, जब ये गीली होती है तो ये चिपचिपी हो जाती है, कैन नॉट बी टिल्ड इमीडिएटली, तब उसको तभी जोतना मुश्किल हो जाता है। तो कब जोता है इसको मानसून आने के पहले जोतना पड़ता है। ठीक है, इसमें कौन कौन सी फसलें उगा सकते हैं, कौन कौन से जो है ना वो केमिकल जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी, इस कौन से न्यूट्रिएंट्स इसमें रिच हैं, कौन से न्यूट्रिएंट्स की इसमें कमी है। तो आपको 3 न्यूट्रिएंट्स याद रखने हैं जो मोस्टली इंडिया की सभी सॉइल में कम है, एलुवियल को यदि छोड़ दो। तो कौन कौन से हैं वो? एक है ह्यूमस, दूसरा है नाइट्रोजन और तीसरा फॉस्फोरस। ये जो 3 न्यूट्रिएंट्स हैं ये सभी तरह के जो सॉइल है इंडिया की उनमें नहीं पाए जाते।
केवल एलुवियल सॉइल को आप छोड़ दो तो एलुवियल सॉइल छोड़कर बाकी सभी सॉइल में इनकी कमी पाई जाती है। तो आप सीधा एक पॉइंट ये बना सकते हैं कि ब्लैक सॉइल में ह्यूमस, नाइट्रोजन और फास्फोरस जैसे कंटेंट की कमी पाई जाती है। बाकी सब इसमें रिच है, जैसे कि पोटास इसमें पाया जाता है, चूना है इसमें, कैल्शियम कार्बोनेट है, मैग्नीशियम है। ये जो बाकी कंटेंट है वो इसमें अवेलेबल है, लेकिन प्रमुख रूप से इसमें ह्यूमस, जिसको हम जीवाश्म कह सकते हैं, है ना, नाइट्रोजन और फास्फोरस, इन सब की इसमें कमी पाई जाती है। ठीक है, अब बात करते हैं हम थर्ड हमारी सॉइल है जिसका नाम है रेड एंड येलो सॉइल। देखो जैसे कि इसका नाम ही है रेड यानी कि लाल और येलो मतलब पीला। तो इसका लाल कलर क्यों है? इसका लाल कलर इसलिए क्योंकि इसमें लोह जो तत्व है इसका प्रसार हो गया है इस मिट्टी के अंदर। रेडिश कलर ड्यू टू द डिफ्यूजन ऑफ फेरस ऑक्साइड, येलो बाय हाइड्रेशन। यानी कि लाल कलर क्यों हुआ है? लाल कलर हुआ है इसमें लोह के प्रसार की वजह से। फेरस ऑक्साइड मतलब लोह तत्व, जो लोह आयरन होता है इसका प्रसार हो गया, इसमें घुल मिल गई है इस पूरी मिट्टी में। ये लोह तत्व इसमें घुल मिल जाने की वजह से इसका कलर रेड हो गया है। और जब इसमें हम इसमें पानी देते हैं इस मिट्टी में, तो पानी के साथ इसके अंदर और जो कंटेंट होते हैं वो रिएक्शन करते हैं और हाइड्रेशन की वजह से इसका कलर येलो हो जाता है कहीं कहीं पर। तो ये मिट्टी का रेड कलर है फेरस ऑक्साइड के डिफ्यूजन से, यानी कि लोह तत्व के प्रसार से, और येलो है हाइड्रेशन से। हाइड्रेशन मतलब होता है जब इस मिट्टी में पानी दिया जाता है तो कहीं कहीं पर कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं जो वाटर के साथ कह सकते हैं रिएक्शन करके इसके कलर को चेंज कर देते हैं, येलो कर देते हैं। ठीक है, तो हाइड्रेशन, येलो कलर किस वजह से? हाइड्रेशन से, यानी कि जल योजन से। हिंदी में इसको जल योजन कहते हैं, जल योजन। किस रॉक, कौन सी जो चट्टान थी जिसके विघटन से, इसके इरोजन से इसका डेवलपमेंट हुआ है? तो जो रेड सॉइल है वो इग्नियस रॉक जो थी, यानी कि आग्नेय चट्टान थी, क्रिस्टलाइन आग्नेय चट्टान, यानी कि रवादार आग्नेय जो चट्टान थी उसका जब विघटन हुआ है तब इसका विकास हुआ है। किस क्षेत्रों में हुआ है? तो इसका हुआ ईस्टर्न एंड साउदर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेटो। जरा हम देख लेते हैं कि ईस्टर्न और साउदर्न पार्ट कौन सा है। ठीक है, तो मैप की ओर चलते हैं। अब ये आप मैप में आप गौर करें तो ये जो पार्ट है आपको दिखाई दे रहा है, ये पार्ट, ये कौन सा पार्ट है? ईस्टर्न। और ये है भाई डेक्कन प्लेटो। तो डेक्कन प्लेटो का कौन सा एरिया होगा? ये साउथ। और नीचे की बात, नीचे साउथ होगा और ऊपर की तरफ कौन सा होगा? ईस्ट। तो यानी कि दक्षिण पूर्व एरिया में दक्कन पठार के दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। ठीक है, ये पूरा है दक्कन का पठार। तो दक्कन पठार के किस क्षेत्र में? दक्षिण और पूर्वी क्षेत्र में इसका विकास हुआ है। देखिए आप पूर्व में देखें तो यहाँ तक फैली हुई है ये मृदा, तो पूर्वी क्षेत्र हो गया। दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में आप नीचे की ओर जाएं तो ये इसका विस्तार यहाँ तक है, केरला तक है। ठीक है, तो दक्कन पठार के दक्षिण पूर्व में ये भाई कौन सी डायरेक्शन होगी? ये डायरेक्शन कौन सी होगी? ये नीचे साउथ है और ये नीचे ईस्ट है, तो इसको हम क्या कहेंगे? साउथ ईस्ट, यानी कि दक्षिण पूर्व। तो दक्कन पठार के दक्षिण पूर्व एवं पूर्वी क्षेत्रों में इसका विस्तार हुआ है। और कहाँ हुआ है? जहाँ कम वर्षा होती है। ये वो क्षेत्र है जहाँ पर कम वर्षा होती है, सामान्य से कम वर्षा होती है, उसको क्षेत्र को हम लो रेनफॉल एरिया कहते हैं। और ये लो रेनफॉल एरिया है जिसमें आ जाता है आपका उड़ीसा आ जाता है, इसमें आपका कुछ पार्ट आंध्र प्रदेश का आ जाता है, कुछ तमिलनाडु का आ जाता है, और ये पूर्वी राज्य आ जाते हैं। तो ये वह क्षेत्र है जहाँ पर लाल और पीली मृदा का विकास हुआ है। लाल पीली मृदा एक ऑलराउंडर मृदा है, क्योंकि इसमें यदि हम केमिकल फर्टिलाइजर्स का प्रॉपर यूज करें तो सभी तरह की जो फसलें हैं उसको कर सकते हैं। आप इसमें शुगर कैन कर सकते हो, इसमें आप धान कर सकते हो, गेहूं कर सकते हो, यानी कि ज़्यादातर सभी फसलें इसमें की जा सकती हैं प्रॉपर, यदि इसमें हम खाद का इस्तेमाल करें तो। ठीक है, चलिए तो हम रेड सॉइल की ओर ही चलते हैं। तो क्या क्या विशेषता बता दी? पहली थी रेडिश कलर इसका क्यों, किस लिए है? क्योंकि इसमें फेरस ऑक्साइड का डिफ्यूजन हो गया है, जल योजन की वजह से पीला कलर है इसका। और इसका निर्माण हुआ है रवेदार आग्नेय चट्टानों के विघटन से। ये कहाँ पाई जाती है? पाई जाती है कम वर्षा वाले क्षेत्रों में, जैसे कि हम कहें कि दक्कन के पठार के पूर्व एवं
दक्षिणी हिस्सों में। तो दक्कन का पठार का दक्षिण का हिस्सा देखो, ये दक्षिण का पठार है, तो उसका दक्षिणी हिस्सा ये हुआ और पूर्वी हिस्सा ये हुआ। तो इस क्षेत्र में किसका विकास हुआ है? लाल और पीली मृदा का। ठीक है। कह रहे हैं कि वेस्टर्न घाट जो है उसकी तलहटी में भी ये मृदा पाई जाती है। तो वेस्टर्न घाट आपको पता है, आपने जब भी 9th क्लास में भी पढ़ा होगा वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। तो ये पूरा जो है ना एरिया वो वेस्टर्न घाट है ये। तो वेस्टर्न घाट में यदि हम नीचे की तरफ देखें तो ये जो एरिया है ये किसका है? रेड सॉइल का एरिया है। ठीक है। तो आपको याद रखना है कि रेड सॉइल ये दक्कन का पठार के साउथ में और ईस्ट में, ये दोनों पार्ट में ये पाई जाती है। और यदि राज्यों की बात आए तो आप इजीली बता सकते हैं कि कौन से राज्य हैं उस क्षेत्र में। ठीक है। चलिए, तो अब आपके सामने एक नेक्स्ट सॉइल है, उसका नाम है लैटेराइट। हिंदी में भी इसको लैटेराइट कहते हैं। एक्चुअल में ये जो लैटेराइट वर्ड है ये बना है लैटिन भाषा के लेटर वर्ड से, जिसका हिंदी मीनिंग होता है ईंट, अंग्रेजी में कहें तो ब्रिक। तो लैटेराइट वर्ड किससे बना है? लैटेराइट शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के लेटर शब्द से, और लेटर शब्द का जिसका मीनिंग क्या होता है? ब्रिक यानी कि ईंट। लैटेराइट मृदा का निर्माण वहीं हुआ है जहां ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट है। ट्रॉपिकल को कहते हैं हम उष्ण कटिबंध और सब ट्रॉपिकल को कहते हैं हम उपोष्ण कटिबंध। तो लैटेराइट मृदा का निर्माण किन क्षेत्रों में हुआ है? उष्ण और उपोष्ण जलवायु वाले क्षेत्रों में, जहां पर क्या होता है? अल्टरनेट सीजन आते हैं, सूखा का और बरसात का, यानी कि कभी बरसात होगी, कभी उसमें सूखा रहेगा। ड्राई एंड वेट सीजन का अल्टरनेशन होता है। खासकर आप इस बात का ध्यान रखें कि हमारी जो लैटेराइट मृदा है वो उस क्षेत्र में पाई जाती है जहाँ पर हैवी रेनफॉल हो, हैवी रेनफॉल, बहुत ज़्यादा बरसात हो वहाँ पर, और हाई टेम्परेचर हो। ठीक है, हाई टेम्परेचर हो, यानी कि ज़्यादा वर्षा, ज़्यादा तापमान वाले क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा का निर्माण हुआ है। ठीक है। कैसे बनती है लैटेराइट मृदा? जब ज़्यादा बारिश होती है, हैवी रेन होती है, तो लीचिंग होने लगती है इस सॉइल की। लीचिंग होने से इसमें मिट्टी में से सिलिका नाम का जो एलिमेंट है वो लोअर लेवल में चला जाता है, लोअर लेयर में चला जाता है। आप यहाँ समझिए, ये मान लीजिए ये ऊपरी पार्ट है सॉइल का, और सॉइल के ये निचली लेयर है, ये सबसे ऊपर सॉइल है जहाँ प्लांट ग्रो कर रहे हैं, इस ऊपर की लेयर में प्लांट ग्रो कर रहे हैं, और निचली लेयर है जो इस सॉइल की बेस है। क्या होता है कि जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, बहुत ज़्यादा बारिश होने से मृदा में एक तत्व होता है जिसका नाम है सिलिका। तो सिलिका क्या होता है? रिस रिस कर नीचे वाले पार्ट में चला जाता है। अब पौधों की वृद्धि के लिए सिलिका तत्व की भी हमें ज़रूरत होती है। तो जब सिलिका ही इसमें से नीचे रिस जाएगा तो फिर जो प्लांट्स होंगे वो ग्रो कैसे करेंगे? देखो, मिट्टी में जो सॉइल की जो अपर लेयर होती है, टॉप लेयर होती है जिसमें प्लांट ग्रो करते हैं। देखिए, मैं आपको एक दूसरे एंगल से बताऊं। देखो, ये मिट्टी की टॉप सॉइल ऊपरी लेयर है, और इसी में क्या होते हैं? प्लांट ग्रो होते हैं। ठीक है। मिट्टी में बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि मिट्टी में ऑक्सीजन होता है, मिट्टी में सिलिका होता है, मिट्टी में आयरन होता है, मिट्टी में एल्यूमिनियम होता है। तो ये सभी तत्व किस लिए आवश्यक हैं? पौधों की वृद्धि करने के लिए। जब बहुत ज़्यादा हैवी रेनफॉल होती है तो ये जो सिलिका एलिमेंट है ये ऊपरी की लेयर से रिस रिस कर निचली लेयर में पहुंच जाता है। अब बाकी के तो एलिमेंट हैं, पर कौन सा एलिमेंट नहीं बचा? सिलिका। क्यों? क्योंकि वो रेनफॉल, हैवी रेनफॉल की वजह से रिस रिस कर नीचे एरिया में, निचली लेयर में, सॉइल की जो निचली लेयर है, मृदा की जो निचला संस्तर है उसमें पहुंच जाता है। इससे इस जो तत्व की बात कर रहे हैं हम उसकी कमी हो जाती है, और इस प्रोसेस को लीचिंग कहते हैं। लीचिंग, हिंदी में इसको निच्छालन कहते हैं। क्या कहते हैं? निच्छालन। तो लैटेराइट मृदा का निर्माण निच्छालन की प्रक्रिया से हुआ है, यानी कि निच्छालन की प्रक्रिया में सिलिका नाम का तत्व नीचे चला गया, डाउनवर्ड चला गया है। इस वजह से
इस मिट्टी में सिलिका नाम के तत्व की कमी पाई जाती है और जो कि मृदा कहें पौधा विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो इसका सॉइल इज रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू द हैवी रेन। लीचिंग हो गई, सिलिका एलिमेंट गायब हो गया और इसलिए मृदा कम उपजाऊ हो गई है। ये मृदा बहुत ज़्यादा डीप होती है, एसिडिक मतलब अम्लीय होती है। देखिए मृदा का भी पीएच मान होता है। सामान्य तौर पर 6 से लेकर 7.5 पीएच मान तक की मृदा को सबसे अच्छी मृदा माना जाता है। यहाँ पर सभी तरह के पेड़ पौधे ग्रोथ करते हैं। यदि 6 से कम पीएच मान किसी मृदा का है तो वो अम्लीय होगी। तो देखो आपको यहाँ पर 6 से कम दिखा रहा है। यदि 7.5 से ज़्यादा पीएच मान किसी मृदा का है तो वो कैसी होगी, क्षारीय होगी, यानी कि एल्केलाइन होगी। तो ये मृदा जो लैटेराइट है वो अम्लीय है और अम्लीय मृदा कॉफ़ी और टी के प्लांटेशन के लिए सूटेबल होती है। यानी कि कॉफ़ी और चाय की खेती करने के लिए किस प्रकार की मृदा की आवश्यकता होती है, जिसमें अम्लीयता का गुण हो। तो लैटेराइट में ये विशेषता तो है कि इसमें कॉफ़ी और चाय कर सकते हो, लेकिन और जो प्लांट होते हैं उनके न्यूट्रिएंट्स की इसमें कमी है, डेफिशिएंट इन द प्लांट न्यूट्रिएंट्स, यानी कि जो भी पौधों के पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है पौधों को, अन्य पौधों को, उसकी इसमें कमी है। तो ये गहरी होती है। देखो कुछ मृदा ऊपर की परत इनकी बहुत छोटी होती है, बहुत ही कम मोटाई होती है, कुछ मृदाओं की गहराई बहुत होती है। तो ये लैटेराइट मृदा की गहराई काफ़ी ज़्यादा होती है। यदि हम कुछ उचित तकनीक का उपयोग करें तो इसमें हम कॉफ़ी कर सकते हैं, चाय कर सकते हैं और इसमें हम काजू बादाम काजू भी उगा सकते हैं। तो केरल जो है राज्य, उसमें इस लैटेराइट मृदा में काफ़ी मात्रा में काजू की खेती की जाती है। आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, जहाँ पर अधिक वर्षा अधिक तापमान है वहाँ पर ये मृदा पाई जाती है। अभी हम आपको मानचित्र के माध्यम से भी बताएंगे कि किन क्षेत्रों में इसका विकास हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि वो कौन से रीजन हैं जहाँ पर इस मृदा का विकास हुआ है। चलिए मानचित्र की ओर मूव करते हैं। तो मानचित्र में आप ये जो एरिया देख रहे हो, ये गारो घासी जयंतियाँ, मेघालय का यह वो एरिया है जहाँ गारो घासी जयंतियाँ 3 पहाड़ियाँ हैं। पर यहाँ पर ही मासनराम है, यहाँ पर ही चेरापूंजी है। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है और चूँकि ये सब ट्रॉपिकल रीजन में आता है तो यहाँ पर अधिक गर्मी भी पड़ती है। तो ये है अधिक वर्षा तो और अधिक गर्मी वाला रीजन है, इसलिए यहाँ पर लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है। पास में ही है ये जो हिस्सा है असम का, उसमें भी इसका विकास हुआ है। फिर देखें यदि हम, तो ये वो उड़ीसा वाला रीजन है जहाँ महानदी का डेल्टा पाया जाता है। महानदी के डेल्टा के पास में, चूँकि यहाँ से बहुत तरह के मानसून आते हैं और चक्रवात आते हैं, तो इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा वर्षा होती है। तो यहाँ पर भी इसका विकास हुआ है। लैटेराइट मृदा का विकास अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में हुआ है। तो एक हो गया आपका ये मेघालय, दूसरा आपका उड़ीसा वाला पार्ट हो गया। तीसरा यदि आप गौर करें तो ये कोरोमंडल तट, जहाँ पर लौटता हुआ मानसून भी बारिश करता है, तो ये इस क्षेत्र में भी अधिक वर्षा होती है। ये राजस्थान की अरावली हिल्स है। अरावली हिल्स की सबसे ऊंची चोटी का क्या नाम है, गुरु शिखर। तो गुरु शिखर के ऊपर भी, अरावली हिल्स के ऊपर भी इस मृदा का, लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है। तो लैटेराइट मृदा प्रमुख रूप से भारत के किसी एक क्षेत्र में नहीं पाई जाती है। ये उन क्षेत्रों में पाई जाती है जहाँ पर हाई रेनफॉल हो, अधिक वर्षा और अधिक तापमान। तो ये जो एरिया है जैसे कि गारो घासी जयंतिया वाला मेघालय वाला पार्ट, उड़ीसा वाला पार्ट, कोरोमंडल तट और अरावली वाला पार्ट, ये वो क्षेत्र जहाँ पर लैटेराइट मृदा का विकास हुआ है। इससे अधिकतर, इस लैटेराइट मृदा से अधिकतर ईंटों की जो है बनावट है वो ज़्यादा की जाती है, ईंटें बनाई जाती हैं। देखिए यहाँ पर बताया गया है इनका क्षेत्र कहाँ है लैटेराइट मृदा का, मेघालय, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरला, इसके अलावा कुछ पार्ट कर्नाटका का और राजस्थान का। ये जो है ना एरिड सॉइल यानी कि रेतीली मृदा की बात करते हैं। तो रेतीली मृदा का कलर जो है ना वो लाल होता है, हल्का सा भूरा भी होता है। ये यदि हम देखें तो इसका जो टेक्सचर होता है, इसकी जो बनावट होती है वो रेतीली होती है, सैंडी होती है, यानी कि बालू की तरह दिखती है ये। ठीक है, और यदि इसका हम नेचर देखें, इसका स्वाद देखें तो ये नमकीन होती है। कुछ क्षेत्रों में तो इतनी ज़्यादा नमक की मात्रा बढ़ जाती है कि जब गर्मी में बाष्पीकरण होता है, ये मान लो यहाँ पर पानी भर गया है, रेतीली मिट्टी के ऊपर यहाँ पर पानी भर गया है, और हॉट सीजन में जब इसमें से बाष्पीकरण हुआ तो नीचे जो है ना वो नमक के पार्टिकल्स शेष रह जाते हैं। तो कई क्षेत्रों में जहाँ रेतीली मृदा है वहाँ पर नमक का भी निर्माण किया जाता है। चूँकि रेतीली मृदा का विकास उन क्षेत्रों में हुआ जहाँ सूखा
और सूखी और जलवायु है, उच्च तापमान है, जैसे कि राजस्थान में वर्षा बहुत कम होती है, तो ड्राई जो है वो क्लाइमेट है, बहुत ही कम वर्षा होती है और तापमान ज़्यादा रहता है। तो इस मृदा का निर्माण कहाँ हुआ है? उच्च तापमान कम वर्षा वाले क्षेत्रों में। लैटेराइट मृदा का निर्माण कहाँ हुआ है? अधिक वर्षा और अधिक तापमान। इसमें क्या है? अधिक तापमान है पर वर्षा कम है। ठीक है। अब अधिक तापमान होने की वजह से मिट्टी में से पानी का तेज़ी से बाष्पीकरण हो जाता है। बाष्पीकरण होने से इसमें नमी की और जो है ना ह्यूमस की कमी पाई जाती है। इस मृदा में नमी की कमी क्यों पाई जाती है? क्यों भाई? बाष्पीकरण हो जाता है। बाष्पीकरण हो जाने की वजह से नमी जो है ना वाष्प बनकर उड़ जाती है। और ह्यूमस इसमें, क्योंकि पेड़ पौधे जब ग्रो नहीं होते हैं, इस मिट्टी में कमी ग्रो होते हैं, तो ह्यूमस कम पाया जाता है। यदि हम इस मिट्टी के अंदर की तरह खुदाई करें तो इस मिट्टी में कैल्शियम कार्बोनेट के नोड्यूल्स मिलते जाते हैं, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट की ग्रंथियां मिलती हैं। ठीक है। और एक जगह ऐसी आएगी जहां कैल्शियम कार्बोनेट की प्लेट ही है पूरी ज़मीन के नीचे। इसका ये नीचे की वाली प्लेट है, इसका ये काम है कि ये ऊपर से आने वाले पानी को नीचे फिल्ट्रेट नहीं होने देती, यानी कि इनफिल्ट्रेशन रोक लेती है। ये नीचे कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्लेट है वो ऊपर से, जब मिट्टी में ऊपर से पानी डाला जाता है तो एक निचले स्तर में कैल्शियम कार्बोनेट की जो प्लेट है वो पानी को नीचे नहीं जाने देती। इसका मतलब है कि इसके अंदर, इस क्षेत्र में, मिट्टी के निचले हिस्सों में हम पानी यदि उचित प्रबंधन करें पानी का, तो हम खेती कर सकते हैं, क्योंकि पानी नीचे तो जा नहीं रहा है, इसी क्षेत्र में रहेगा, तो नमी हम मेंटेन कर सकते हैं। ठीक है। तो राजस्थान का वह पार्ट जहाँ पर इंदिरा गांधी जो कैनाल का विस्तार किया गया है, इंदिरा गांधी जो कैनाल है, ये इंदिरा गांधी कैनाल कहाँ पर बनाई गई, ये मान लेते हैं हम राजस्थान का पार्ट है। तो ये जो पश्चिमी पाकिस्तान से सटा हुआ एरिया है, राजस्थान का वह भाग जो पाकिस्तान से सटा हुआ है, 4 ज़िले आते हैं यहाँ पर, हनुमानगढ़, श्रीगंगानगर, जैसलमेर, बाड़मेर, ये जो 4 ज़िले हैं, यहाँ पर सतलज बांध के पास से इंदिरा गांधी नहर निकाली गई है और इस नहर के माध्यम से इन चारों ज़िलों को सिंचित बनाया गया है। तो यहाँ भी रेतीली मृदा है, लेकिन प्रॉपर जो है ना इरिगेशन की फैसिलिटी प्रोवाइड करा के गवर्नमेंट ने इस एरिया को भी इरीगेटेड कर दिया है। तो इसको भी इरीगेटेड किया जा सकता है यदि प्रॉपर मैनेजमेंट हो वाटर का। ठीक है। चलिए अगली जो हमारी सॉइल है वो फॉरेस्ट सॉइल, जिसको हम पर्वतीय मृदा कहते हैं। ठीक है। चलिए, यह मिट्टी कहाँ मिलेगी? जो पर्वतीय मृदा है भाई पर्वतों पर ही मिलेगी। ठीक है। तो इसमें ये दिस सॉइल फाउंड इन हिली एंड माउंटेन रीजन वेयर सफिशिएंट रेन फॉरेस्ट इज अवेलेबल। जैसे कि ये पूरा हिली रीजन है, ये पर्वत है, तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में इस मृदा का निर्माण हुआ है जहाँ पर पेड़ पौधे हैं। पेड़ पौधे होने की वजह से इस मिट्टी का निर्माण इसलिए हुआ है क्योंकि जब प्लांट्स होंगे तो यहाँ पर सॉइल इरोजन कम होगा, तभी तो सॉइल यहाँ पर टिक पाएगी, और टिक पाएगी तो कोई ना कोई प्लांट्स इसमें ग्रो कर पाएगा। ठीक है। अब एक्चुअल में क्या होता है कि माउंटेन में ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ टेम्परेचर डाउन होता है। यदि मान लो यहाँ पर 20 डिग्री टेम्परेचर है तो यहाँ पर इस रीजन पर 15 डिग्री होगा, और ऊपर चला जाए तो 10 डिग्री होगा। ऊंचाई के साथ साथ पर्वतों पर टेम्परेचर में अंतर आता है, इस वजह से यहाँ की जो सॉइल की क्वालिटी है वो वेरी करती है। यदि आप नीचे के एरिया में हैं तो वहाँ सॉइल का जो टेक्सचर होगा, उसकी क्वालिटी होगी वो अलग होगी, और अपर एरिया में इसका जो है क्वालिटी वो अलग होगी। यदि हम वैली की बात करें, 2 माउंटेन के बीच में जो जगह होती है, जैसे कि ये माउंटेन है और ये माउंटेन है, तो इसको हम वैली कहते हैं। तो वैली में जो सॉइल की वैरायटी होगी वो अलग होगी, क्योंकि पानी द्वारा यहाँ की मिट्टी भी खिसक कर इस एरिया में आ जाएगी, इस दूसरे माउंटेन की भी मिट्टी यहाँ पर आ जाएगी। तो जो वैली होगी, वैली में ज़्यादातर क्या होता है, एल्यूवियल सोइल डिपोजिट होती है, और जो कि एल्यूवियल सोइल सबसे ज़्यादा फर्टाइल होती है। तो हम देखते हैं द टेक्सचर ऑफ सोइल वेरीज लाइक लूमी एंड सिल्टी। लूमी का मतलब क्या होता है? लूमी हम उस मिट्टी को कहते हैं जिसमें 40% सैंड होती है, 40% सिल्ट होती है और 20% क्ले। देखो, हम इस बात को भी क्लियर करते हैं यहाँ पर, सैंड किसे कहते हैं? सैंड, सिल्ट और क्ले। देखिए, क्ले हम उसे कहते हैं जिसके पार्टिकल्स का साइज 4 माइक्रोन से कम हो। ठीक है। जिसके पार्टिकल का साइज 25 माइक्रोन से कम हो उसे क्या कहते हैं हम? सिल्ट। और सैंड किसे कहते हैं? जिसका साइज 25 माइक्रोन से ज़्यादा हो।
तो इन तीनों का मिश्रण पाया जाता है लूमी सॉइल में। ठीक है, तो लूमी सॉइल कहाँ मिलती है? ये जो है माउंटेनियस रीजन में ये इसका विकास हुआ है। यदि हम माउंटेनियस सॉइल को देखें कि इसमें किस प्रकार ये वेरी कर रही है, तो जहाँ पर वैली है यानी कि दो पहाड़ों के बीच का एरिया है, वहाँ पर कौन सी सॉइल डेवलप हुई है? लूमी, यानी कि लाइक एलुवियल। ठीक है, यदि हम ऊपर के क्षेत्रों की बात करें हिली एरिया की तरफ, तो वहाँ पर जो है ना वो मोटे मोटे कंकड़ों का विकास हुआ है, यानी कि यहाँ पर मिट्टी में पतले पतले कणों की कमी है, महीन कण जो फाइन पार्टिकल्स हैं वो कम है। और कैसे कंकड़ हैं? जो है कोर्स हैं, कोर्स ग्रेन मतलब है जो मोटे हैं, क्योंकि यहाँ पर पतले तो पानी के साथ में बह जाते हैं, मोटे मोटे कंकड़ रह जाते हैं। इसलिए ऊपरी क्षेत्रों में हमेशा पर्वतीय मिट्टी में आपको अच्छी मिट्टी मिलेगी, तली में, जिसको हम कह सकते हैं वैली। और ऊपरी जो अपर लैंड है या अपर साइड है जो कि माउंटेन का, वहाँ पर मिलेंगे आपको बड़े बड़े कंकड़। और जहाँ पर स्नो होगा, जहाँ पर बर्फ़बारी हो रही होगी, तो वहाँ पर ये जो सॉइल होगी वो हो जाती है अम्लीय, यानी कि एसिडिक, और उसमें ह्यूमस कंटेंट नहीं पाए जाते, क्योंकि स्नो की वजह से कोई पेड़ पौधे ग्रो ही नहीं कर पाते हैं, तो ह्यूमस कहाँ से बनेगा, है ना। तो आपने 3 गुण देखे माउंटेनियस रीजन के कि आपने यदि वैली में सॉइल होगी तो कैसी होगी? लूमी, यानी कि दोमट, हिंदी में कहें तो इसको दोमट। पर्वतीय मृदा यदि घाटी में पाई जाएगी तो पाई जाएगी दोमट, यदि ऊपरी क्षेत्रों में पाई जाएगी तो मोटे कंकड़ होंगे, और यदि हिम क्षेत्रों में पाई जाएगी हिम आच्छादित मतलब स्नो कवर, यानी कि यदि बर्फ़ से ढके हुए क्षेत्रों में देखें तो इस मिट्टी में किसकी कमी पाई जाती है? ह्यूमस की। और ये कैसी होती है? अम्लीय होती है। तो 3 तरह के गुण होते हैं, घाटी में दोमट, ऊपरी क्षेत्रों में मोटे कंकड़, और वह क्षेत्र जो हिमाच्छादित है उसमें पाए जाते हैं अम्लीय मृदा, और उसमें ह्यूमस की कमी होती है। ठीक है, चलिए इस चैप्टर का सबसे अंत का जो पार्ट है वो है सॉइल इरोजन, सॉइल कंजर्वेशन। इसका मतलब है मृदा अपरदन और मृदा का संरक्षण। इरोजन मतलब अपरदन और कंजर्वेशन मतलब संरक्षण। चलिए सबसे पहले हम इरोजन को समझते हैं। इसकी मैंने हिंदी में भी डेफिनेशन दे रखी है कि मृदा के कटाव और बहाव की प्रक्रिया को मृदा अपरदन कहते हैं। ठीक है, जब पानी, हवा, नेचुरल फोर्सेस या मानवीय किसी क्रिया के द्वारा मिट्टी का ऊपरी भाग कट जाए या बह जाए तो उसे हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। ठीक है, इंग्लिश में भी है द प्रोसेस ऑफ डेनोडेशन मतलब होता है कटाव ऑफ द सॉइल एंड वॉशिंग डाउन इन डिस्क्राइब्ड एज सॉइल इरोजन। या तो वो धुलकर मिट्टी चली जाए या कट जाए तो इसको हम क्या कहते हैं? सॉइल इरोजन। क्या कारण है? चलिए इसके रीजन्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो कुछ तो ह्यूमन रीजन्स होते हैं, जैसे कि डिफॉरेस्टेशन, इसके वजह से भी सॉइल इरोजन होता है। ओवर ग्रेजिंग, माइनिंग, कंस्ट्रक्शन, ओवर इरिगेशन, ये सारे कौन से हैं? ह्यूमन फैक्टर्स हैं, इनके द्वारा भी सॉइल इरोजन होता है। एक और पॉइंट मैंने यहाँ पर नीचे लिखा है, यदि आप गौर करो कि रॉन्ग एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस, यानी कि गलत खेती के जो तरीके हैं उनसे भी मृदा का अपरदन होता है। मान लो आप हिली एरिया में खेती करने जा रहे हो, तो यहाँ पर आपको जुताई का सही तरीका पता होना चाहिए। यदि आप ऊपर से नीचे की ओर जुताई करोगे, अपना हल है ऊपर से नीचे की ओर जुताई करोगे, जोतोगे, तो इस पूरे हिली रीजन पर गली बन जाएगी, मिट्टी में क्या बन जाएंगी? गलियां बन जाएंगी, और इस गली के माध्यम से पानी बहुत तेज़ी से नीचे की ओर आएगा, और इस गली में से वो मिट्टी को और ज़्यादा तेज़ी से कटाव करेगा। तो आपको यदि इस क्षेत्र में, पहाड़ी क्षेत्र में खेती करनी हो, तो आपको सही तरीके से जोतने की प्रक्रिया पता हो। आप अप डाउन नहीं करेंगे, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर जुताई नहीं करेंगे, आपको करनी पड़ेगी इस तरह से जुताई, जिसको कहते हैं कंटोर प्लोइंग, है ना, कि समोच्च जुताई। आपको समोच्च जुताई करनी पड़ेगी। समोच्च जुताई को इंग्लिश में कहते हैं कंटोर प्लोइंग, है ना। तो जब भी हिली रीजन में कोई जो फार्मर है वो खेती करता है, तो वो इस तरह से हल को चलाएगा, ना कि सीधा चलाने से गलियां बनेगी और उसमें पानी की जो स्पीड है वो बहुत तेज़ हो जाएगी, और तेज़ पानी मिट्टी का कटाव आसानी से कर पाएगा, यानी कि सॉइल इरोजन को बढ़ावा मिलेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिखा था कि प्लोइंग इन द रॉन्ग वे अप एंड डाउन स्लोप, यानी कि ऊपर से
नीचे की ओर यदि हम ढलान की तरफ यदि जुताई करते हैं तो उससे चैनल बनते हैं और चैनल में रैपिड फ्लो होता है, वाटर का तेज़ी से बहाव होता है और इससे सॉइल इरोजन होता है। इसका सॉल्यूशन क्या? कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग के बारे में हम आगे भी बात करेंगे। इसके अलावा सॉइल इरोजन के कुछ और फैक्टर होते हैं, जैसे कि नेचुरल फैक्टर होता है वाटर, विंड और ग्लेशियर। हवा भी मिट्टी का कटाव करती है, पानी भी मिट्टी का कटाव करता है, ग्लेशियर भी मिट्टी का कटाव करते हैं। तो चलो हम देख लेते हैं कि वाटर इरोजन कैसे करता है। ठीक है, तो वाटर इरोजन के कुछ एग्जाम्पल हैं। वाटर इरोजन का पहला एग्जाम्पल है गली इरोजन। गली इरोजन में क्या होता है कि पानी जब स्पीड से फ्लो होता है तो वो मिट्टी को बीच बीच में से काट देता है, उसमें से गली बना देता है। ठीक है, इससे इसके आसपास की जो लैंड है वो कोई मतलब की नहीं रह जाती है, वो अनफिट हो जाती है कल्टीवेशन के लिए। इसको हम बेडलैंड कहते हैं। जैसे कि आप चंबल में देखें, यानी कि आप चंबल का रीजन देखें, वहाँ पर आपको मिट्टी के जगह जगह टीले दिखाई देंगे, है ना, मिट्टी के जगह जगह टीले दिखाई देंगे और बीच में आपको एक गली दिख रही होगी। ये गली किसके द्वारा बनी है? वाटर के द्वारा बनी है। इनको हम रेवाइंस कहते हैं, और हिंदी में कहें तो उत्खात भूमि। कौन सी भूमि? उत्खात भूमि। गली इरोजन मतलब कि जब पानी मिट्टी को बीच में से काट कर उसको बहा ले जाती है, गली का निर्माण कर देती है, तो उसको उससे बनने वाली भूमि को हम उत्खात भूमि कहते हैं। और चंबल रीजन में जैसे कि हमने देखे हैं, उनको हम रेवाइन कहते हैं चंबल रीजन में। तो चंबल नदी में आपने, चंबल नदी के आसपास वाले क्षेत्रों में आपने देखा होगा कि जो ऊंचे ऊंचे टीले हैं उनके बीच में रास्ते से नज़र आते हैं। वो रास्ते क्या है? एक्चुअल में गली इरोजन है, जो कि किसने किया? वाटर ने किया। दूसरा होता है सीट इरोजन। सीट इरोजन क्या मतलब है? मान लो ये खेत है पूरा, है ना, और खेत का स्लोप क्या है? किस तरफ है? इस तरफ है। ठीक है, राइट। अब बहुत तेज़ी से जब पानी आता है तो पानी इस पूरे खेत के ऊपर की इस मिट्टी को अपने साथ बहा ले जाता है निचले क्षेत्रों में। तो इस पूरे खेत की इस मिट्टी को जब ऊपरी लेयर को बहा लिया जाता है पानी, तो उसी को हम क्या कहने लगते हैं? सीट इरोजन। यानी कि पूरी मिट्टी ऊपरी परत है जो ना, वो बड़े लेवल पर बहा ले जाता है पानी। तो गली में क्या होता है? गली में केवल इस गली में पानी फ्लो हो रहा है तो इसकी आसपास की मिट्टी का कटाव पानी करता है। लेकिन सीट में क्या होता है? सीट इरोजन में ये पूरा खेत की मिट्टी को, वो ऊपरी परत को एक साथ बहा ले जाता है पानी। इसको कहते हैं हम सीट इरोजन। ये कह रहे हैं व्हेन वाटर फ्लोज ओवर अ लार्ज एरिया, जब पानी एक लंबे क्षेत्र के ऊपर बहता है ढलान के सहारे, डाउन द स्लोप, है ना, इन सच केस टॉप सॉइल वॉश्ड अवे। इस ऐसे केस में क्या होता है? जो ऊपरी परत होती है वो मिट्टी के साथ घुल जाती है और बह जाती है। इसको हम क्या कहते हैं? सीट इरोजन कहते हैं। कैसे रोकें हम वाटर, सभी तरह के जो सॉइल इरोजन है उनको हम कैसे रोकें? तो उनके कुछ प्रोसेस हैं, कौन कौन से स्टेप्स हमें लेने चाहिए। जैसे कि डिफॉरेस्टेशन से सॉइल इरोजन हो रहा है तो हमें क्या करना पड़ेगा? अफॉरेस्टेशन, वनीकरण, जहाँ वनोन्मूलन से मृदा का अपरदन हो रहा था वहाँ हमें वनीकरण करके मृदा को अपरदन होने से बचाना, मृदा का संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा, जो चारागाह वाली भूमि थी जिस पर ओवर ग्रेजिंग हो रही थी, अति पशुचारण हो रहा था, जिससे भी मृदा का अपरदन हो रहा था, अति पशुचारण रोकने के लिए हमें कि जो है पशुओं के लिए चारागाह की व्यवस्था ढंग से करनी होगी। खनन और निर्माण कार्य, इनसे भी, निर्माण कार्य से भी जो है ना सॉइल इरोजन होता है, क्योंकि जहाँ निर्माण कार्य होता है वहाँ पर बहुत सारी चीज़ों को जो केमिकल हैं, जो पत्थर हैं, पत्थरों के टुकड़े हैं, इनको खेतों में छोड़ दिया जाता है, तो वो खेत फिर उपजाऊ नहीं रहते हैं। इसलिए हमें माइनिंग यानी कि खनिज को और निर्माण कार्यों को भी मैनेजमेंट ढंग से करना चाहिए। इरिगेशन, ज़्यादा यदि हम पानी दे देते हैं तो सैलिनिटी और कहें एल्कलिनिटी जैसी यानी कि क्षारीयता अम्लीयता की जो परेशानियां वो बढ़ जाती हैं। उसके लिए हमें पानी को अपने खेतों में उतना ही देना चाहिए जितनी आवश्यकता है। इसके अलावा जो मैंने सबसे ऊपर बात की थी कि कुछ कृषि के जो तरीके हैं वो किसान कुछ गलत तरीके अपनाते हैं कृषि से, जिससे भी मृदा का अपरदन होता है। रॉन्ग एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस, है ना, कृषि के गलत तरीके, जिसमें मैंने बताया था कि ऊपर से नीचे की ओर पहाड़ी क्षेत्रों में ऊपर से नीचे की ओर हल चलाने से गली का निर्माण होता है और ऊपर से पानी जब बरसता है तो उस गली में
तेज़ी से फ्लो होता है, जो जिससे मृदा का अपरदन होने लगता है। तो इनको कैसे रोकें? तो सबसे पहला है कंटोर प्लोइंग। कंटोर प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग अलोंग द कंटोर लाइन्स डेसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लोप इज कॉल्ड कंटोर प्लोइंग। जरा आप इस चित्र को देखें। ये जो चित्र है आपको ये दर्शा रहा है कि पर्वत की पहाड़ की जो ढलान है वो इस तरफ है, लेकिन जो प्लोइंग हुई है वो कैसे हुई है? वो कंटोर लाइन में हुई है, यानी कि ऊपर से नीचे की ओर ना होकर एक दूसरे से समान दूरी पर तिरछी लाइनों में इसकी जुताई की गई है। इससे क्या होगा कि जब ऊपर से पानी आएगा तो पानी की स्पीड कम हो जाएगी। क्यों कम हो जाएगी? क्योंकि ये जो समोच्च रेखाएं कंटोर प्लोइंग है, ये इनमें से पानी होकर गुजरेगा तो इसकी स्पीड रुक जाएगी, उसका फोर्स रुक जाएगा। जब फोर्स रुक जाएगा तो स्पीड रुक जाएगी। तो हमें रॉन्ग प्रैक्टिसेस में जिससे सॉइल इरोजन हो रहा था, जैसे कि हम ऊपर से नीचे की ओर यदि हम जुताई कर देते, इसी की अगर हम ऊपर से नीचे की ओर जुताई करते तो इसमें बड़ी गलियां बन जाती, नालियां सी बन जाती, और नालियों से अब नाले का अपरदन होता, जैसे कि हमने गली इरोजन कहा था जो कि चंबल घाटी में, इसको हिंदी में हम अब नाले का अपरदन कहते हैं, कि नदी द्वारा नालियाँ बनाकर मिट्टी का कटाव करना। तो यदि हम गलत तरीके से जुताई करते ऊपर से नीचे की ओर पर्वतीय ढलान के सहारे, तो इसमें गलियां बन जाती और फिर तेज़ी से पानी का बहाव होता, मृदा अपरदन होता। तो इसको हम कैसे रोकें? इसके लिए हमें समोच्च जुताई करनी पड़ेगी। इसको इंग्लिश में हम कंटोर प्लोइंग कहते हैं, समोच्च जुताई। समोच्च जुताई में क्या होता है कि हम प्लोइंग करते हैं अलोंग द कंटोर लाइन्स। हम इन समोच्च रेखाओं के समानांतर, एक समोच्च रेखा उसके पैरेलल एक और, उसके पैरेलल एक और, इस तरह से हम प्लोइंग करते हैं। इसमें जो नेचुरल फोर्स होता है वाटर का वो कम हो जाता है। एक्सेलरेट मतलब होता है तेज़ी से, जैसे एक्सेलरेटर आप गाड़ी का दबाते हैं तो गाड़ी तेज़ जो है ना दौड़ने लगती है, उसी तरह हम इसका एंटोनियम से क्या होगा? डेक्सेलरेट, है ना। तो हमें पानी की स्पीड को कम करना है तो हमें कौन सी खेती करनी पड़ेगी हिली एरिया में? उसका नाम है कंटोर प्लोइंग। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ आई होगी बात। हमें कंटोर लाइंस मतलब एक रेखा है समोच्च रेखा, उसके समानांतर हमें और समोच्च रेखा यानी कि ऐसी जुताई करनी है, उसी के समानांतर जुताई करनी है, जिससे जो नेचुरल वाटर का जो फोर्स फ्लो है वो कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा तो जो है ना वो सॉइल इरोजन नहीं होगी। दूसरी एग्रीकल्चर मेथड भी हम कर सकते हैं जिससे सॉइल इरोजन नहीं होगा, इसको कहते हैं टेरेस कल्टीवेशन। इसका दूसरा नाम भी है स्ट्रिप क्रॉपिंग। चलिए हम समझ लेते हैं। मान लीजिए पूरा ये है माउंटेनियस स्लोप, ये पर्वतीय ढलान है, इस पर खेती करना है। अगर हम इस पर खेती करेंगे तो इस पर हमें टेरेस बनाने होंगे। टेरेस कैसे बनाने होंगे? हमें सीढ़ियाँ बनानी होगी। हमें इसको इस तरीके से काट लेंगे तो इस सीढ़ी नुमा आकार बन जाएगा। अब यहाँ पर हम कुछ फसल उगा सकते हैं, यहाँ पर फसल उगा सकते हैं, यहाँ पर फसल उगा सकते हैं। ये जो एरिया है ये टेरेस कहलाता है, जहाँ पर हमने ये काट कर एक सीढ़ी बनाई है, स्ट्रिप बनाई है, इसको हम टेरेस कहते हैं। तो इस पर हम फसलें उगा सकते हैं। दूसरा, जब भी पानी बरसेगा तो पानी को सबसे पहले इस सीढ़ी पे आना होगा, तो यहाँ पर इसकी स्पीड कम हो जाएगी। दूसरा, पौधों को पानी मिल जाएगा। फिर दूसरी स्टेप पे आएगा तो उस पर उसकी स्पीड कम हो जाएगी। इस तरह पानी अपनी पूरी स्पीड से नहीं फ्लो होगा तो ना तो जो है ना खेती को नुकसान होगा, ना ही सॉइल इरोजन होगा। इस दोनों तरह की फ़ायदा है। तो टेरेस कल्टीवेशन भी प्रैक्टिस की जाती है पश्चिमी और मध्य हिमालय वाले क्षेत्रों में, जहाँ पर्वतीय क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में, है ना। तो आपने आसानी से देखा होगा कि ये किस तरह से यहाँ पर उन्होंने ज़मीन को काट कर टेरेस बनाए हैं, स्ट्रिप बनाई हैं, और स्ट्रिप पर इन पर जो प्लांट्स है वो ग्रो करते हैं, जिससे नेचुरल जो फ्लो होता है वाटर का वो कम हो जाता है। वो हेल्प करता है कि जिससे पेड़ पौधे भी ग्रो करते हैं और दूसरा सॉइल इरोजन नहीं होता है। देखा है, स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स। स्टेप्स मतलब ये टेरेस, स्टेप्स का है मतलब सीढ़ियों को कट किया जाता है। कहाँ पर? ढलानों पर, टू मेकिंग टेरेसेस। कैसा
करने के लिए, टेरेस बनाने की, यानी कि सीढ़ियाँ टाइप की जो है ना जगह बनाने के लिए इनको काटा, मिट्टी को काटा जाता है, जिसे हम टेरेस कहते हैं। और इसी को हम क्या कहते हैं, स्ट्रिप कल्टीवेशन। स्ट्रिप मतलब सीढ़ियाँ। तो इस सीढ़ी नुमा खेती पर्वतीय क्षेत्रों में है, जहाँ पर्वतों पर मृदा को काटकर, मिट्टी को काटकर, ढलान के सहारे मिट्टी को काटकर सीढ़ियाँ तैयार की जाती हैं, ताकि उस पर टेरेस बन सके और वहाँ पर फसलों को उगा लिया जाता है। ठीक है, तो ये कौन क्षेत्रों में प्रैक्टिस की जा रही है वर्तमान में, ये पश्चिमी और मध्य हिमालय क्षेत्रों में। एक और तरीका है जिससे हम ये दोनों सॉइल वाटर द्वारा जो सॉइल इरोजन हो रहा था उनको रोकने के लिए प्रैक्टिस थी। एक तो आप कंटोर प्लोइंग कर सकते हो, दूसरा आप कर सकते हो जो है ना वो स्ट्रिप कल्टीवेशन या टेरेस कल्टीवेशन। इनके थ्रू आप जो है वाटर का नेचुरल फ्लो है इसको डिक्रीज कर दोगे और सॉइल इरोजन नहीं होगा। देखिए विंड भी इरोजन करती है। विंड में इतना प्रेशर होता है कि वो ज़्यादातर जहाँ लूज सॉइल होती है वहाँ की अपर लेयर को उसको उड़ा ले आती है और उस क्षेत्र में छोड़ देती है जहाँ तक उस हवा का प्रेशर अच्छा रहता है। तो विंड इरोजन मान लीजिए कि सैंड ड्यून्स है, ये रेतीले टीले हैं, और ये यहाँ पर यदि विंड का फोर्स होगा तो रेतीले टीले की जो बालू होगी वो इस हवा के साथ में उड़कर उन क्षेत्रों में जा सकती है जहाँ पर अभी अच्छे से खेती हो रही है, खेत अच्छे है, नॉर्मल मिट्टी है। तो उन्हें कैसे रोकें हम, इन सैंड ड्यून्स को, इन रेतीले टीलों को हम स्थिर कैसे बनाएं कि वो हवा इनको ना उड़ा पाए। तो हमें क्या बना सकते हैं, मेकिंग शेल्टर बेल्स। शेल्टर बेल्स मतलब होता है पेड़ों का क्रम में उगाना। एक पेड़ ये हो गया, दूसरा पेड़ ये हो गया, तीसरा ये, चौथा, इस तरह से लाइन में उगा दिए। अब जब भी हवा आएगी तो हवा को इन पेड़ों के माध्यम से गुजरना होगा, तो पेड़ हवा की नेचुरल जो ताकत है उसको रोक लेंगे, उसकी स्पीड को कम कर देंगे, और ये सैंड ड्यून्स से जो सैंड है वो फिर वहाँ पर ब्लो नहीं हो पाएगी। ठीक है, लिखा है मेकिंग शेल्टर बेल्स ऑफ प्लांट्स, दिस हेल्प टू रिड्यूस विंड फोर्स। शेल्टर बेल्स कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली टू स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स। रेतीले टीलों को स्टेबलाइजेशन करने में शेल्टर बेल्ट का अहम योगदान है। आपको एक ये पिक्चर के द्वारा बताया गया है कि देखिए ये जो ट्रीज़ हैं लाइन में आपको ट्री दिख रही है, ये उन क्षेत्रों में लगाई गई है। मान लीजिए उस साइड में, इन ट्री के दूसरी साइड में क्या है, सैंड ड्यून्स वाला एरिया है, रेगिस्तान एरिया है, और यहाँ पर तो अभी अच्छे से खेती की जा रही है। तो यदि ये जो शेल्टर बेल्ट ना बनाएं, प्लांटेशन ना करें प्लांट का इन अ रो में, तो क्या होगा, पहाड़ से उधर से विंड अपने साथ में सैंड ड्यून्स की जो सैंड है उसको फ्लो कर लाएगी और इस एरिया में उसको छोड़ देगी। तो यहाँ पर भी रेत का जो है मात्रा वो बढ़ जाएगी, खेती करने में दिक्कत आएगी। तो शेल्टर बेल्ट्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि इन क्षेत्रों में विंड के द्वारा जो सॉइल इरोजन हो रहा है उसको रोका जा सके। उम्मीद है छात्रों कि आपको इस चैप्टर से संबंधित सभी तरह के प्रश्नों का जो है ना वो उत्तर मिल गया होगा, और मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस चैप्टर से आपका 1 नंबर का भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। मैंने पूरा सिलेबस कवर किया है। जुड़े रहें आप, फिर आएंगे एक नया वीडियो लेकर नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।